हाँ भाई, सवाल हाँ भाई, हाँ भाई, कौन सवाल में हम 14 में? हाँ भाई, सुनेंगे सवाल को एक बार, बात है ना पीछे सीधे बैठ जाओ। आपसे कह रहा है वो 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है। कितनी मीटर लंबी है? 1.2 मीटर। छोटो मोटो ना है, इतना लंबा है, ये तो ज़्यादा है वो, सॉरी, तकरीबन इतना लंबा है 1.2 मीटर, यानी कि 2 हाथ के बराबर 1 मीटर रह गए है ना। तो 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसको देखती है? गुब्बारों को। फिर वो कह रही है किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फर्स्ट में कितना दे रखा है? कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बतानी भैया। देखो, आपको सबसे पहले ये कोई लड़की है, ठीक है भाई, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको? 1.2 मीटर। कितनी दे रखी है? 1.2 मीटर। इसका क्षैतिज तल तुम्हारा ये वाला। अब आप मुझे बताइए, इसकी आंख यहीं पे तो है। अब यहाँ पे कोई हमारा गुब्बारा उड़ रहा है तुम्हारा कितनी ऊंचाई पर? 88.2। कितना उड़ रहा है तुम्हारा? 88.2 मीटर ऊंचाई पर। अब आपसे मैं बात करूं, फर्स्ट में जो गुब्बारा उड़ रहा है, सपोज करो इस जगह पर, यहाँ पे है वो गुब्बारा, ठीक है भाई। तो इसके द्वारा यहाँ पे इसको देखने पर, इसको देखने पर जो कोण बनता है, अब उन्नयन कोण वो बनता है बात ना 60 डिग्री। अब क्या होता है, ये गुब्बारा उड़ता उड़ता यहाँ पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे। अब उड़ जाता है यहाँ तक, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना रह जाता है बताओ? कितना रह जाता है? 30 डिग्री। यानी ये वाला कोण हमारे कितना है? 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से उड़कर ऐसे पहुंचा है, ठीक है ना। इस वाली दूरी को अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको खींचूंगा मैं, कहाँ बनेगा तुम्हारा एंगल? यहाँ पे। इस वाले को बनाऊंगा तुम्हारा, इसका परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा तुम्हारा? यहाँ पे। आ रही बात पकड़ में? इसको मैं कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B, इसको कह देता हूँ C, इसको कह देता हूँ D, और इसको कह देता हूँ मैं E। अब आपको सोचनीय बात ये है कि सबसे पहले ये वाली जो लड़की है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हमारी? 1.2 मीटर है। कितनी है? तो लंबाई है तुम्हारी, आंखें यहीं पे होंगी, ठीक है ना, यहाँ पे होंगी आंखें। यहाँ से जब वो गुब्बारे को उड़ा रही है, गुब्बारा उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पर? 88.2 मीटर। कितनी ऊंचाई पर? 88.2 मीटर ऊंचाई पर। और ऐसे देख रही है वो। ऐसे जब देख रही है तो धीरे धीरे ये क्षैतिज उड़ता हुआ
जो गुब्बारा है ऐसे आगे जाता है, ऐसे आगे जाता है, तो फर्स्ट में जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था हमारा 60 डिग्री। अब ये आगे जाता है तो कितना कोण बना लेती है हमारी ये 30 डिग्री। कितना बना लेती है 30 डिग्री। ये वाला हमारा 30 डिग्री। बताओ भाई चित्र में कोई दिक्कत होता आपको? अब आप मुझे एक बात बताइए, क्षैतिज का मतलब होता है नीचे की तरफ, क्या होता है यानी नीचे चलना। अब यहां से लेकर और यहां तक जो आपकी लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको 88.2। कितनी दे रखी है 88.2। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर और यहां तक की, इस वाली दूरी की बात करूं मैं, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी 88.2 में से मैं कितना घटा दूंगा 1.2। कितनी बचेगी ये वाली दूरी बताओ, कितनी बचेगी हमारी 88 में से अगर आप 1.2 घटा कितना बचेगा हमारा 87 मीटर बचेगा। कितना बचेगा 87 मीटर। चित्र आ गया सबको समझ में? अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है भाई साहब यहाँ से लेके और यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक वहां ने कितनी दूरी तय करी, ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे बीई, जिसको आप मान लेंगे x। क्या मान लेंगे x। करो तो सवाल नंबर कौन सा हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये 14। मान लेंगे माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है हमारी बीई है, तो कोष्टक में आप बीई लिख सकते हो। बराबर हमने मान ली कितनी x। कितनी मान ली x। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं समकोण त्रिभुज ए बी सी की। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में सीधा आप बताइए इसमें एंगल का मान कितना दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री। कितना दे रखा है, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले की। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? इसका आपको लंब कितना दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना तुम्हारे ये 87, ये भी 87 होगा ना, ये बात समझ में? तो कितना हो जाएगा 87 बटे आधार कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक BC। क्या है BC। tan 60 का मान कितना होता है हमारा √3 बराबर 87 बटे BC। बटे में एक करेंगे इसका गुणा इससे, इसका इससे, तो √3 BC बराबर कितना हो जाएगा 87। और BC बराबर कितना बनेगा होता हमारा 87 बटे √3। परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर √3 और नीचे भी √3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा 87 √3 बटे में कितना 3 का भाग दो इसमें कितने बार जाएगा बताओ, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नाम 27 और √3 का √3। BC बराबर आपका आ गया कितना 29 √3 मीटर है, तो आप मीटर लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं, सेकंड समकोण त्रिभुज DEC में समकोण त्रिभुज, तथा लिख दिया करो, तथा समकोण त्रिभुज DEC में आपको थीटा का मान कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा आपको बताओ, लंब कितना है इसका हमारा 87 है, बटे में आधार कितना भाई देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। इसका नाम क्या है हमारा BC और इसका नाम क्या है हमारा BE। क्या नाम है BE, आप इसको x भी मान सकते हो। अब आप मुझे बताइए tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3 बराबर 87 बटे BC का मान कितना निकल के आया था हमारा 29 √3। कितना आया था 29 √3। और BE का मान आपने क्या माना है, क्या माना है x। कितना माना है x। आप नहीं मानो तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए इसका गुणा मैं इससे करूं और इसका इससे करूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 29 √3 प्लस के x बराबर 87 गुणा √3 कराऊंगा कितना हो जाएगा हमारा 87 √3।
x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 87√3 माइनस कितना हो जाएगा बताओ 29√3 कितना हो जाएगा 29√3। तो x बराबर कितना बचे दो ये भी √3 है और ये भी √3 है। इस बात का मतलब क्या है ये √3 87 है। √3 कितने हमारे 29 है। 29 बार 87 बार √3 है 29 बार √3 है। 87 में तो 29 घटाएंगे कितने बचेंगे बताओ कितने बचेंगे हमारे ये हो जाएंगे तुम्हारे 17 में 9 जाए कितने बचेंगे हमारे कितने बचेंगे 8 और 2 यहाँ पे और 7 यहाँ पे रहेंगे कितने बचेंगे हमारे 5 और √3 का √3 मीटर है तो मीटर और आपने x क्या माना था इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात ये वाला गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ के गया था तो ये वाली जो दूरी थी कितनी थी हमारी 58√3 जो हमने क्या मानी थी VE। तो लिख सकते हो अर्थात गुब्बारे द्वारा तह दूरी कितनी निकल के आई हमारी 58√3 मीटर है तो मीटर m प्लस लिख देते हैं। यही आंसर है नोट करो। देखो भाई एक बार समझ लेंगे आप ध्यान से। एक लड़की है कौन है लड़की है सपोज करो मोनिका नाम की लड़की कौन है। अब वो यहाँ से एक गुब्बारे को उड़ा रही है। उड़ा क्या उसने गुब्बारे में हवा भर के मैथिल गैस अगर भर देते हैं ना गुब्बारे में अपने आप उड़े फिर इसने भर के और गुब्बारा छोड़ दिया और वो गुब्बारा उड़ रहा है कितनी ऊंचाई पर 88.2 मीटर दूरी पर। कहाँ पर उड़ रहा है 88.2 मीटर दूरी पर उड़ रहा है। अब वो इसको देखती रहती है और ये गुब्बारा ऐसे चलता है। फिर पहले तो ऊपर उड़ो फिर ऐसे लगो गैस कम है मेथिल गैस। अब वो चल के यहाँ पे चला जाता है तो हमने पहले तो इसकी परपेंडिकुलर बनाई सीधी रेखा बनाई कितना बन गया 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज में आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री लगती है। आगे चला तुम्हारा हमने इसको भी सीधा खींच लिया और क्या बन गया हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। इस वाले हमने समकोण त्रिभुज में लगाया तो हमने BC का मान निकाल लिया 29√3। फिर हमने दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में लगाया तो उसमें हमने tan 30 रखकर और हमने x का मान कितना निकाल लिया हमने 58√3 जो कि हमारी क्या थी यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या थी हमारी दूरी। टोटल हमारा 88.2 था। 1.2 घटाने पर ये वाली दूरी कितनी बची थी हमारी ऊंचाई 87 मीटर बची थी। कितनी बची थी 87 मीटर। ये सवाल था हमारा। अगला सवाल देखिए अगर वो समझ लो हाँ भाई अगला सवाल पढ़ेंगे क्या कह रहा है। हाँ भाई क्या कह रहा है आपसे सवाल में सुनेंगे एक बार। वो कह रहा है आपसे एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद बिंदु तक जाता है। ये तुम्हारा ये तो राजमार्ग क्या है NH4 मान लेते इमेजिन दैट यू आर दिस रोड इज NH4। तो NH4 है तुम्हारा राजमार्ग है और यहाँ पे मीनार खड़ी है दीवार खड़ी है ठीक है भाई। उसके बारे में सोचते जाओगे आप। राजमार्ग एक मीनार के पद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे कोई बैठो है समझ करो अंकित बैठो है ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को ऊपर से जब देखता है कार चल रही है समझ को मैं कार चला रहा हूँ ठीक है ना ये ला रहा हूँ कार चला रहा हूँ। अब वो देख रहा है तो उसकी आंखों के द्वारा अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है उसका 30 डिग्री बन रहा है। जो मीनार के पदबिंदु की ओर एक समान चाल में चलाते जा रहा हूँ गाड़ी आराम से चलाते जा रहा हूँ। आगे जाके मैं चलता हूँ फिर वो और देखता है मुझे तो उसका एंगल कितना हो जाता है अवनमन कोण 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है समय। देखो भाई ध्यान से देखेंगे भाई ये आपकी मीनार है कोई ठीक है भाई। सपोज करो गाड़ी हमारी चल रही
ठीक है भाई। गाड़ी बनावो तो बनावो, खैर पर गाड़ी ये चल रही है और यहाँ से ये देखता है और देखने पर इसका जो अवनमन कोण है कितना बन रहा है भाई, वो बन रहा है यहाँ पे हमारा कितना 60 डिग्री। 60 बन रहा है, 30 बन रहा होगा, कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री कोण बन रहा है अवनमन कोण। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाता हूँ, ऐसे मिलाता हूँ, तो एकांतर कोण क्या होते हैं हमारे बराबर, ये 30 है तो ये कितना होगा हमारा 30 होगा। अब ये वाली जो गाड़ी है चलकर यहाँ पे पहुंच जाती है, ये पहुंच गई, मैं आराम से चला रहा हूँ, एक समान चाल से गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब इसके द्वारा देखने पर इसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है भाई, वो बन जाता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक उसका 60 डिग्री। कितना बन जाता है, जब ये वाला जेड बना तो ये वाला अगर 60 है तो ये कितना बनेगा हमारा 60 डिग्री। ये वाली ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी h, कितनी मान लेते हैं h। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक चलने में उसको कितना समय लगता है, 3 सेकंड लगती है, 6 सेकंड, 6 सेकंड लगती है उसे, कितनी लगती है 6 सेकंड लगती है यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में। अब वो कह रहा है भाई साहब मीनार में जाकर ठोकनी है डायरेक्ट, ना समझे, मीनार में जाके क्षमा नहीं है, मतलब ठोकने मतलब बिल्कुल क्षमा नहीं है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जाने में कितना समय मिलेगा, उस समय को मान लेता हूँ क्या x, क्या मान लेता हूँ समय को x मान लो चाहे t मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल आ गया, समझ नहीं आया तो करो। तो देखो कौन सवाल हमारा ये 15वां। तो माना समय बराबर, माना समय बराबर x सेकंड, क्या मान लेते हैं x सेकंड। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इनका नामोरेशन कर लो आप, इसको कह लो a, इसको b, इसको c और इसको d। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ये वाला छोटे वाला, ठीक है भाई। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको थीटा का मान कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर आप tan 60 लगाओगे तो लंब कितना है हमारा h, आधार कितना है हमारा x। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बटे x, बटे में करेंगे इसका गुणा इससे, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा h बराबर, मैं ऐसे लिख दूं √3x, क्या लिख सकता हूँ h बराबर √3x। और खाली मैं x बराबर बात करूं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा h बटे √3, कैसे मान लो, ठीक है भाई। अब बात कर रहा हूं मैं सेकंड की, तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो आप बताइए थीटा का मान कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। आपकी ऊंचाई दे रखी है h और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये तो वाली x दे रखी है और ये वाली कितनी दे रखी है आपको 6। तो 6 प्लस के क्या लिख सकता हूँ, इसको x लिख दूँ, बताओ 6, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखी है आपको 6 सेकंड, और इस सेकंड को आप दूरी मान के चलो अपने दिमाग में, सही बैठता है बिल्कुल। और ये कितना मान रखा है हमने x, तो कितना हो गया तुम्हारा 6 यहाँ तक और x यहाँ तक, कितना हो गया 6 प्लस के x। tan 30 का मान कितना होता है हमारा 1 बटे √3 बराबर h बटे में 6 प्लस के x, इसका गुणा इससे, इसका इससे, तो 6 प्लस के x बराबर कितना h अंडर √3। अब आपके पास h का मान कितना है भाई √3x है, कितना है √3x, इस मान को रख रहा हूं मैं। तो 6 प्लस के x बराबर h का मान कितना है हमारा √3x और साथ में √3 और है भाई तुम्हारा, नहीं समझ बात। तो √3 का गुणा √3 से करते हैं, मधु क्या आता है भैया, कितना आएगा 3x। अब मैं क्या कर रहा हूं, या तो इसको धर ले जाओ या फिर इसको धर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो x माइनस के 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसको धर ले जाओगे माइनस के 6,
कितने बचेंगे माइनस के 2x बराबर माइनस के 6 माइनस से माइनस कट को 2 तिया कितने हुए हमारे 6 तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3। इसका मतलब कितना समय लगा उसको 3 सेकंड लगी। कितनी लगी 3 सेकंड का समय लगा यहाँ से लेकर और मीनार के बिल्कुल पद बिंदु तक ले जाने। ठीक है ना, तो लिख सकते हो आप मीनार के पद बिंदु तक ले जाने में 3 सेकंड का टाइम लगा भाई, 3 सेकंड का समय लगा, 3 सेकंड का समय लगा। एक लास्ट एक एग्जाम्पल देखो फटाफट, छोटा एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो भैया। छोटा सा एग्जाम्पल है, देखो आपसे कह रहा है वो धरती पर एक मीनार, बातें नहीं है पीछे, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हमारी को मीनार खड़ी है भाई, ठीक है, ये हमारी कोई मीनार खड़ी है धरती पर ऊर्ध्वाधर, और उसका उन्नयन कोण हमारा 36 से कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसको मान लेता हूँ मैं A, इसको मान लेता हूँ B, इसको मान लेता हूँ C। और आपको वो क्षैतिज यानी कि आधार से उसके पद बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है आपको, उसने कितनी 15 मीटर। कितनी दे रखी है 15 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई बताओ। क्या बताओ ऊंचाई। तो मान लेंगे, माना एग्जाम्पल नंबर भाई 1 है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 9.1। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं बताओ h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं h मीटर। चूंकि थीटा का मान कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, लंब कितना दे रखा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या माना था हमने अभी आपको h कितना हो जाएगा h बटे आधार कितना दे रखा है आपको 15। tan 60 का मान कितना आता है भाई, कितना आता है √3 बराबर h बटे 15। इसके नीचे 1 रख के इसका गुणा ऐसे, इसका इससे h गुणा 1 करेंगे तो h बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 15√3 मीटर है। तो मीटर ये क्या गई हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। क्या गई मीनार की ऊंचाई। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट करो। ऐसे एग्जांपल आएंगे तो पेपर में ये एग्जांपल नंबर बिल्कुल बराबर समझा। रुक जा हाँ हाँ भाई, एक बार लिखना बंद करेंगे, सभी मेरी बात को ध्यान सुनेंगे और कोई हंसबो ना वाई में मार लगेगी। हंसने का कुछ नहीं कर लो, जो कर सुन लो ज्ञान हो जाएगा, जीवन भर तक याद रहेगा। तुम्हारे माँ बाप भी ना जान देंगे, इसी आप समझ जाएंगे। हाँ भाई, हमारा पाठ कौन सा चल रहा है भाई, मानव यानी कि जीवों में जनन, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो आप पहुंच गए मानव में प्रजनन पर। कहाँ पहुंच गए, मैंने आपको बताया था कि प्रजनन हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, पहला था हमारा लैंगिक और दूसरा था अलैंगिक। अलैंगिक जनन की मैंने आपको 6 विधि करवाई थी। कितनी विधि करवाई थी, पहली थी हमारी कौन सी, विखंडन विधि। विखंडन हमारी 2 प्रकार की थी, हमारी दोखंडन और बहुखंडन। दूसरी थी हमारी खंडन विधि। कौन सी विधि थी, खंडन विधि। उसके बाद हमारी कौन सी थी, कायिक प्रवर्धन विधि। कौन सी विधि, और तुम्हारी बीजाणु समासंग। कौन सी, बीजाणु समासंग। और कौन सी थी हमारी पुनरुद्भवन वाली। ऐसे करके हमने अलैंगिक जनन, जिसमें नर को और मादा को निषेचन की और रिप्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधा जीव उत्पन्न हो सकता था। ये वाली क्रिया ज्यादातर पेड़ों में होती है। अलैंगिक जनन किसमें होता था हमारा, ज्यादातर पेड़ों में होता था। लेकिन कुछ जीव भी ऐसे थे, जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था। अमीबा में क्या होता था हमारा,
दो खंडन होता था, अमीबा जैसे ये है तो अपने केंद्रक सहित दो टुकड़ों में टूट जाता था, बच्चा बना लेता था। फिर दूसरा ऐसे टूट जाता था, यानी कि अपने जीव में ते ही केंद्रक सहित दो टुकड़ा है कि जीव बना ले। जिस तुम्हारा लिस्मानिया है, कौन है लिस्मानिया, इतना बड़ा होता है तुम्हारे वहाँ में अपने आप 4-5 टुकड़ा है, जहाँ वो टुकड़ा है अपने आप जीव बन जाए ना, समझे बात है। इसी प्रकार तुम देखा था हाइड्रा, हाइड्रा में क्या निकलता था, मुकुल निकलता था, मुकुलन विधि द्वारा मुकुल निकल के मुकुल बाहर हो जाता था, उससे नया जीव बन जाता था। यानी कि ज्यादातर हमारे जो छोटे मोटे जीवाणु वगैरह हैं या तुम्हारे जीव वगैरह हैं या तुम्हारे पेड़ पौधा, उनमें ही अलैंगिक जनन होता है। बाकी जीवों में तो लैंगिक जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम लैंगिक जनन में सबसे पहले बात करेंगे मानव में प्रजनन की। बात करेंगे कि मानव में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहली बात यह है, मानव में लैंगिक जनन होता है, सबको पता है। लैंगिक परिपक्वता, इस बात का मतलब है जीवन का वह काल, जीवन का वह समय जब नर शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब नर में तो क्या होता है तुम्हारा शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है, और मादाओं में क्या होने लगता है तुम्हारा अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं, यानी कि जवानी की तरफ अग्रसर होना कहते हैं। अगला हमारा यौवनारंभ में परिवर्तन। यौवनारंभ परिवर्तन की अगर आपसे बात करूं मैं, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कौन सा, किशोरों में एक समान, यानी कि किशोरों में एक समान, यानी कि बालों का आना सब में आएंगे, लड़कियों में भी आएंगे बाल जो भी आने होते हैं, और नरों में भी आएंगे, यानी कि नर मादा दोनों में आएंगे तुम्हारे। दूसरा हमारा त्वचा का तेली होना, त्वचा का ऑयली होना, यानी कि चिकनाट स्वाब लग जाए तो मैं हटाएंगे ना तो डैंड्रफ ना होगे, ऑयली स्किन जो हो जाती है। भाई ज्यादातर लड़कों की जो स्किन होती है ऑयली होती है, और लड़कियों की ज्यादातर डैंड्रफ होती है। कोई कोई लड़की की ऑयली स्किन रहे नहीं, लड़का की सवन की, और लड़कों की सब तेलिए रहे, और लड़कियों की डैंड्रफ होती है, इतना तेल नहीं निकलता है। ज़्यादा दूध घी खाने से ये तुम्हारी त्वचा तुम्हारी और ज़्यादा ऑयली हो जाती तुम्हारी। उसकी वजह से हमारे मुहासे निकलने लगते हैं, जैसे विक्रम के निकल रहे हैं, है ना। यानी कि अब ये धीरे धीरे अब जवानी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जिसका अगर मुहासे से निकलने लग जाए ना, तो समझ जाना ये बच्चा अब किशोर अवस्था में एंट्री मार रहा है। वैसे अभी बालक है बेचारों, इसको पता नहीं है अभी। दूसरा पॉइंट हमारा लड़कियों में, लड़कियों में स्तर के आकार में वृद्धि होने लगती है। दूसरा पॉइंट हमारा रजोधर्म शुरू हो जाता है। मैंने बताया था रजोधर्म नॉर्मली वैसे 13 वर्ष या 12 वर्ष की उम्र से लेकर 50 साल तक मादाओं में होता है, जो कि एक धर्म का रूप ले रखा है कि इसमें क्या है कि एक नए जीव की उत्पन्नता के लिए हमारी जो फ्लोपन ट्यूब होती है उसमें अंड बनता है, वो फ्लोपन ट्यूब से अंडाशय की तरफ जाता है, जिससे एक निषेचन प्रक्रिया द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की संभावना बनती है। अगला है हमारा लड़कों में, लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूछों का आना, किसका कारण, हमारा यौवनारंभ में परिवर्तन कारण। दूसरा है हमारा आवाज का फटना है, आवाज का भारी होना, ऐसे याद रख सकते हो। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। क्या हो रही है, हमारी लैंगिक परिपक्वता हो रही है। आप देखना कभी भी जो एक तरह के 5 साल तक बालक रहे उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता लैंगिक परिपक्वता का। जब बच्चा 5 साल से और 10 साल तक होता है, देखो सबसे पहले अवस्था रही हमारी 1 साल तक लेके 0 साल तक लेके और 5 साल तक के बच्चा बोले शैश अवस्था का, बोले शैश अवस्था भी हमारी 4-5 प्रकार की रहे, लेकिन तुम मास्टर तैयार ना करोगे तुम पढ़ाओगे। तो शैश अवस्था के बाद 5 साल के बाद 6 साल से लेके और 12 साल तक या 11 साल तक, लड़कों में तो होती है 10 साल तक, और लड़कियों में होती है हमारी मतलब 11 साल हो जाती है, किसी 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 में 11.5 साल तक हो जाती है। यानी कि जो उसको बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था में तुम देखना लड़कियों की लंबाई तो ज्यादा हो जाती है, लड़के छोटे से दिखाई दें। लड़कों की लंबाई बढ़ेगी 12 साल से 18 साल के बीच में, और लड़की की लंबाई 8 साल से लेकर और 12 साल के बीच में बहुत लंबाई बढ़ जाती है। तो आप देखना कि जैसे लड़की पढ़ रही है जैसे 6वीं में, और लड़का पढ़ रहा है 6वीं में, लड़का छोटा से दिखा है वो लड़की बड़ी से दिखेगी, क्योंकि जो हमारी शैश अवस्था होती है उसमें बहुत वृद्धि होती है शरीर में। इतना सर ये बालक इतना बड़ा हो जाए 5 साल में, फिर 5 साल के बाद और 10 साल तक बच्चा की लंबाई बहुत कम बढ़े, बहुत ही कम बढ़ती है। फिर बच्चा की लड़का की लंबाई बढ़ेगी 11 साल से 18 साल के बीच में एकदम से लंबाई बढ़ेगा। लड़कियों की लंबाई 8 साल से और 12 साल के बीच में एकदम से लंबाई बढ़ेगी तुम्हारी। रजोधर्म वाली जो प्रक्रिया है ये 13 साल या 12 साल या 11 साल से मादाओं में चालू होती है और लगभग 50 साल तक चलती है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की बात करें, नर जनन तंत्र होता है हमारा वृषण। तो है तो है वृषण। वृषण उदर गुहा से के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक होता है। नर युग्मक यहाँ पर ही बनते हैं तुम्हारे। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कार्य की बात करूँ, पहला कार्य हमारा शुक्राणु जो उत्पादन होता है, बनते हैं शुक्राणु, उनको नियंत्रित करना। दूसरा हमारा लड़कों में यौवनारंभ परिवर्तन करना। अब इसको मैं एक बार और ही समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे जो मानव जीव होता है उसमें कौन सा जनन होता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में भी अगर हम बात करें तो नर एवं मादा के बीच में सबसे पहले जो बच्चा जो छोटा होता है, या 10 साल तक का बच्चा होता है, 10 साल के बाद, लड़कों में तो लगभग 15 साल के बाद या 13 साल के बाद, और लड़कियों में 11 साल के बाद जनन ग्रंथियों का विकास होना चालू हो जाता है। जनन ग्रंथियां जब विकसित होने लगती हैं तो उसके स्वभाव में और उसकी सोच में भी अंतर आता है। तुम क्या समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर जो किशोर अवस्था में जो बच्चों में ऊधमबाजी जो रहे ना, उनकी गलती ना है, ये हार्मोन की कमी रहे। कमी मत मानो, ये मतलब है कि केमिकल का मामला है, ना समझे। जब तक बच्चों में, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा ना, वहाँ में इतनी ऐंठ ना बनेगी। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित है लग जाओ ना, तब बच्चा एक्टिव से लग जाओ, वहाँ की सोच अलग तरीका खेब लग जाएगी। वो बहुत सारी चीज़ें सोच है, वो सोचना कहाँ से चालू हो रहा है? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वजह से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से बन रहा है? हमारा वृषण ग्रंथि से। वृषण ग्रंथि में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो काम का है, यानी कि जो शुक्राणु बनते हैं नर में, एक शुक्राणु, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक बार के स्पर्म, मतलब कि स्पर्म की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, यानी कि लगभग अगर मैं विविधता के नियम पे आऊँ ना, एक आदमी के एक स्पर्म द्वारा 67 करोड़ प्रकार के जीव उत्पन्न रह सकें। मेरे कहने का मतलब ये है, फिलहाल हमारे पूरे विश्व में कितने आदमी हैं? 850 करोड़, मतलब 8.5 अरब पूरी धरती पे हैं। सबरे देशन लगा 200 प्लस देश है हमारे भारत, हमारे पूरे विश्व में। तो 200 प्लस देशों में 850 अरब की जितनी जनता, सबकी शक्ल अलग है, सबकी शक्ल अलग है। उसके साथ भी कारण क्या है? सबके आँख, सबके वही सामान है, आँख वही है, नाक वही है, कान वही है, होठ वही है, मस्तिष्क वही है, बाल वही है, लेकिन शक्ल फिर भी अलग है सबकी। सोचनी बात है, हर जीव को अलग बनाना, परमात्मा का रूप मान लो इसको आप। इसको हम विविधता का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? विविधता के नियम में आपको ये है कि तुम्हारे सबके आँख नाक कान मोड़ो, लेकिन तुम सबकी अलग अलग है, शक्ल सबकी अलग है। अब शक्ल बनाने में परमात्मा को रूप मान लो, वैसे इसको विज्ञान की भाषा में विविधता का नियम कहते हैं। अब हम बात करते हैं, यानी कि जब मादाओं में उनकी फ्लोपियन ट्यूब में, यानी कि राइट साइड में जब अंडाणु बनता है, और नरों में वृषण के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो सहायता करता है या नियंत्रित करने का काम भी करता है तुम्हारा शुक्राणु को, और बनने का काम में सहायता करता है। जब उनका जब निषेचन होता है तो एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसमें भी सबसे पहले जब बच्चा पिता के पेट में होता है तो उस पिता के सारे लक्षणों का विकास हो रहा होता है। यानी कि तुम अब से पहले तुम अपने पिता के पेट में, माता के पेट से पहले आप, मतलब जो बच्चा होता है पिता के पेट में होता है, पिता के आँख नाक कान स्वभाव रंग और तो और स्वभाव, बोलने की आदत, हंसने की आदत, लड़ने की आदत, सारी पिता के पेट में पल रही होती है। पिता के पेट से जब ये सारे गुण किसके द्वारा जाते हैं? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका किससे मिलकर बनी है? घटकों से मिलकर बनी है। उन घटकों में एक हमारा केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक में कौन होता है? हमारे गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में कौन होता है? हमारा गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के भीतर होते हैं हमारे जीन। कौन होते हैं? जीन। और जीन के भीतर होता है हमारा कौन? डीएनए। कौन होता है? और डीएनए का नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के अंदर तुम्हारे पिता के सारे गुण, स्वभाव, आंख नाक नक्शा सब वहां भीतर है। और जब पिता द्वारा तुम्हारी माता के साथ निषेचन या रिप्रोडक्शन किया गया था, तो उसके अंडकोश का द्वारा जब फ्लोपियन ट्यूब से अंडाशय की तरफ जब गया गया था, तो तुम्हारे पिता के शुक्राणु के अंदर, वो भी कोश का, शुक्राणु कोश का होते, कोश का अंदर कौन था? केंद्रक था। केंद्र में कौन था? हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र था। गुणसूत्र के अंदर कौन था? हमारा जीन था। जीन के अंदर कौन था? हमारा डीएनए था। कौन था? डीएनए। वो डीएनए तुम्हारी माता जो अंडकोश से निषेचन किया तो उसके अंदर जब गया, तो आप सोचना कि आपके पूरे जीवन का निर्माण माता के पेट में हुआ है। आप इतने बड़े माता के पेट में निकले हैं, लेकिन पिता के पेट में से आपका बिल्कुल एक करोड़वां हिस्सा गया बस। उसमें ही तुम्हारे सारे लक्षण आ जाते हैं। तुम अपनी शक्ल को मिलाना, तुम्हारे पिता से मिलती है तुम्हारी शक्ल। तुम्हारे स्वभाव को मिलाना, तुम्हारे पिता से मिलती है। तुम अपने खानदान को मिलाना, तुम्हारे पिता से मिलती है। बढ़िया खानदान के बालक बढ़िया ही रहे। ये सब कहनी सुनी, ये बात अलग है, गलती से कोई बालक ऊधमी पैदा हो जाए, भाई कोई टाँट फोड़ दी, कोई लठिए दे दी, वो बात एक अलग है। लेकिन
जिसके पिताजी बढ़िया है ना, फिक्स है, सोचो ही तू बढ़िया ही रहे। वो गलती थे, अब जैसे तुम पीछे मेरी बुराई करें और वो रास्ता को घेर ले, अब मैं कोई सीधो छोड़ रहूँगा, मैं भी अपनी लठियाँ न चलाऊँगा, न समझ में बात। तो ये सारी क्रियाएं एक विज्ञान की भाषा में भाई साहब कितने छोटे सूक्ष्म रूप से जाती हैं और आपको पुनरुद्भवन प्रक्रिया द्वारा इतने बड़े हैं, जहाँ तो लास्ट में चेहरा तुम्हारे पिताजी से दिखे। माता के लक्षण आमे वो तो बात है ही, लेकिन पिता के सर्वाधिक आते कितनी कम मात्रा में। और माता के पेट में जो गर्भ जो होता है, तो हम बात करते हैं यानी कि 1 दिना से लेकर 7 दिना तक के हम गर्भ ना बोल सकें, उसको बोलेंगे भ्रूण। क्या बोलेंगे? भ्रूण। फिर 7 दिना से लेके और 2 महीना के बोल सकें हम गर्भ बोल सकें, लेकिन वही भ्रूण होता है। जब तक 2 महीना तक तुम्हारे माता के पेट में तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का निर्माण। तुम्हारी माता की जो नाभि जो होती है, हमारी नाभि मतलब होता है केंद्र, पूरे शरीर का केंद्र। अगर नाभि पर यूं तक तोड़ लेना तो ताक की तरह तोड़ जाएंगे तुम, पूरा सेंटर है पूरा बॉडी का। नाभि को आप, नाभि के बारे में अगर तुम पढ़ाव लग जाओ 10 दिन लग जाएंगे। नाभि हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र है। आदमी जीता भी यहीं से और मरता भी है लास्ट में नाभि से जान जाती है। लास्ट पॉइंट जो नब्ज धड़कती है ना मरने के बाद, ये बंद हो जाता है, ये नब्ज बंद हो जाती हैं और मरने के 5-6 मिनट और भी आधा घंटा तक नाभि की नब्ज बोलती है, नाभि की नब्ज बोलती है। तो तुम जब 2 महीने तक होते तुम्हारे माता के पेट में तुम्हारे मस्तिष्क का निर्माण हो रहा होता है। मस्तिष्क हमारे शरीर की और इस दुनिया की सबसे दिव्यतम सृष्टि और कॉम्प्लेक्स सृष्टि है। इतनी कठिन है इसकी संरचना, इसको बनने में लगा 2 महीने लग गई। बाकी 2 महीना से लेके और 4 महीने बीच में तुम्हारे हाथ पाँव निकलने लग जाए, हाथ पाँव निकल लग जाए। उसके बाद फिर बच्चा तुम्हारा लगभग 7 महीना में कंप्लीट है जा बालक, और 9 महीने में तो पूर्ण विकसित हो जाता है बालक। उसके बाद जन्म होता है। जन्म होने के बाद 12-13 साल बाद तुम्हारे शरीर में जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं जिनके द्वारा तुमको बनाया गया था, वो तुम्हारे अंदर विकसित होने लगती है। अब तुम भी एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हो। उस स्थिति में तुम्हारे अंदर जो जीन बनते हैं, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी पीढ़ी से जो लक्षण आए, वो सारे लक्षण तुम्हारी अगली पीढ़ी में जाते हैं। तुम्हारी ये प्रक्रिया तुम्हारे एक जीव से दूसरे जीव में जाने की प्रक्रिया, ठीक है ना। एक बात और रह गई तुम्हारी, कौन सी रह गई थी? ठीक है ना, करो नोट, है ना। बाकी तुम्हारा कल करा लीजिए, घर के खड़े हो जाओ।